मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास गूंगा भाग 9। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ड्राइंग रूम में मिलने वालों की भीड़ लगी हुई थी। मुख्यमंत्री बेडरूम में थे और तब जब बेडरूम का दरवाजा खुला, मुख्यमंत्री से पहले साक्षी नजर आई मुझे। साक्षी श्रीवास्तव। मुझ पर नजर पड़ते ही वह मुस्कुराई। उफ, किस कदर चुंबकीय थी उसकी मुस्कान। मैं स्टैचू की मानंद जहां का तहां खड़ा रह गया। उधर ड्राइंग रूम में आकर मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद लोगों से मिलना शुरू कर दिया था। इधर साक्षी श्रीवास्तव ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और ड्राइंग रूम से बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई बोली, कैसे हैं सान्याल साहब? जी तो जाने क्या क्या चाहा। यह भी चाहा कि उसका मुंह नोच लूं, मगर वैसा कुछ कर नहीं सका। मैं बस इतना ही कह सका, ठीक हूं। आपने जो किया ठीक किया, तो ठीक तो होंगे ही ना। का क्या मतलब? किसी घटना का चश्मदीद गवाह ना बनना ठीक ही था। मैं उसे घूरता रहने से ज्यादा कुछ ना कर सका। वैसे यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं, मैंने रूखे स्वर में कहा। सो तो आपकी यहाँ मौजूदगी से ही जाहिर है। मेरे पूछने का मतलब यह था कि काम क्या है। लगभग गुर्राया था मैं। क्यों बताऊं तुम्हें? ओह, आप तो नाराज मालूम पड़ते हैं। साक्षी के होठों पर उस वक्त भी चित्ताकर्षक मुस्कान थी। पूछने की गुस्ताखी केवल इसलिए कर बैठी जनाब कि अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो बंदी हाजिर है। मुख्यमंत्री महोदय की मजाल नहीं जो साक्षी श्रीवास्तव की आंख के इशारे को नजरअंदाज कर सके। भगवान ना करे मुझे कभी तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े। मैं उसे जरा भी मुंह नहीं लगाना चाहता था। वाकई आप दूसरों से अलग हैं। मेरे तेवर देखकर वे कह उठे, मुख्यमंत्री तक से अलग? इतने दिन हो गए साक्षी श्रीवास्तव की याद ही नहीं आई आपको। मगर मगर उम्मीद का दामन अभी मैंने छोड़ा नहीं है। साक्षी श्रीवास्तव के ताप से आज तक कोई नहीं बच सका। मेरा दावा है कि एक दिन मेरी कोशिश आपको मेरे पास खींच लाएगी। कहने के बाद वह तेज कदमों के साथ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती चली गई। मैं बहुत देर तक वहां खड़ा रहा, सोचता रहा मुझे मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए या नहीं। साक्षी की बातों से तो वह भी इतना ही इन्हीं का साथी नजर आता है। कमल किशोर उपाध्याय की बात याद आई। उसने कहा था, ठीक है, यही कोशिश करके देखो तुम, शायद तभी तुम्हें इनकी ताकत का एहसास हो। तो क्या वही ताकत है? इनकी मुख्यमंत्री इनका अपना है? क्या साक्षी का यहाँ मिलना महज इत्तेफाक था या इन लोगों ने इस तरीके से मुझे अपनी ताकत दिखा दी है? ऐसा भी तो हो सकता है कि यह सब केवल मुझ पर प्रेशर बनाने के लिए किया गया हो। वास्तव में मुख्यमंत्री के साक्षी से वैसे कोई संबंध हो ही नहीं, जैसे उसने मुझ पर दर्शाने की कोशिश की थी। काफी देर तक मैं वहीं खड़ा ऐसी अनेक बातें सोचता रहा। अंत में इसी नतीजे पर पहुंचा। ठीक ही कहा था कमल किशोर उपाध्याय ने। किसी भी स्तर पर जाकर इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता था। सबसे ऊंचे पायदान पर भी अगर इन्हीं का आदमी बैठा है तो फिर मेरे किए हो ही क्या सकता था। अब कहाँ जाऊं फरियाद लेकर? क्या उपाध्याय की राय मान लूं? घर चला जाऊं अपने, चुप बैठ जाऊं? नहीं, यह नहीं हो सकता। तो फिर क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? कसमसा उठा। उसी कसमसाहट से निकला एक बेहद विध्वंसक विचार। ऐसा विचार जिसने दिमाग में पनपते हुए मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। सनसनी सी दौड़ती चली गई समूचे जिस्म में। अपनी अदालत में आया एक मुकदमा मुझे अब भी याद है। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ बदमाशों को गोलियों से भून डाला था। उसका कहना था कि बदमाशों को उसने एनकाउंटर में मारा है, जबकि बदमाशों के रिश्तेदारों का आरोप था कि इंस्पेक्टर उन्हें घर से उठाकर ले गया था। जंगल में ले जाकर उसने उन्हें गोलियों से भून डाला। मैंने पाया रिश्तेदारों का आरोप सही था। सचमुच इंस्पेक्टर ने उन्हें अवैध तरीके से मारा था। फैसले से एक दिन पहले इंस्पेक्टर मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मिला। उसने कहा, जज साहब,
यह बात सही है कि मैंने उन बदमाशों को सोते से उठाया, जंगल में ले गया और मार डाला, मगर ऐसा मैंने समाज से क्राइम खत्म करने के लिए किया है। ये वे बदमाश थे जिन्होंने अनेक क्राइम किए, कई बार पकड़े भी गए, मगर किसी अदालत से कभी कोई सजा ना हो सकी। वे बदमाश इतने खतरनाक थे कि पहले तो अदालत में जाकर कोई उनके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था। एक आदमी ने यह दुस्साहस किया भी तो अदालत में पहुंचने से पहले ही मार डाला गया। मतलब यह है कि वे ऐसा कोई सबूत या गवाह कोर्ट में पहुंचने ही नहीं देते थे जिसके बेस पर कोई जज उन्हें सजा सुना सके। अब आप ही बताइए जज साहब, ऐसे क्रिमिनल्स का क्या इलाज है? समाज को उनसे मुक्त कराने के लिए उसके अलावा और किया भी क्या जा सकता है जो मैंने किया? उसकी बात सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया था। कहा, बावजूद इसके तुम्हें उन्हें इस तरह मार डालने का राइट नहीं था। तैश आ गया इंस्पेक्टर को, लगभग गुर्रा उठा था वह। भले ही आप मुझे फांसी पर चढ़ा दें, मुझे परवाह नहीं है जज साहब, क्योंकि मेरी अंतरात्मा आज भी कह रही है कि मैंने गलत नहीं किया। समाज को इन हरामजादों से आजाद कराने का और कोई रास्ता ही नहीं था। ऐसी हालत में एक इंस्पेक्टर, एक सच्चा इंस्पेक्टर, एक ऐसा इंस्पेक्टर और कर भी क्या सकता है जिसने खाकी वर्दी पहनते वक्त कसम ही यह खाई थी कि वह समाज से क्राइम खत्म करने के लिए अपनी जान तक गंवा देगा। हालांकि उसकी बात ने चोट ठीक मेरे विवेक पर की थी, मगर इंसाफ की कुर्सी पर बैठने के बाद सजा तो मुझे उसे देनी ही थी। वह इंस्पेक्टर मेरे दिमाग के पर्दे पर आ खड़ा हुआ। कितना दुरुस्त कहा था उसने। समाज को ऐसे क्रिमिनल से निजात दिलाने का केवल एक ही तरीका था, वही जो इंस्पेक्टर ने अपनाया। तो क्या मुझे भी वही करना चाहिए? दिमाग में वह सवाल पनपते ही मुझे इंस्पेक्टर का उस वक्त का चेहरा याद आ गया जब मैंने उसे सजा सुनाई थी। कटघरे में खड़ा वह यूं मुस्कुरा रहा था जैसे इंसान तब मुस्कुराता जब उसने अपने जीवन का वह लक्ष्य हासिल कर लिया हो जिसके लिए वह इस धरती पर आया था। और उसकी उस मुस्कान ने मेरी सारी दुविधाएं दूर कर दी। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे क्या करना है। उसके बाद ही कंप्यूटर पर आकर बैठा हूँ। कवि, तुम समझ गई होंगी, किसी से भी कुछ कहकर अब उन्हें सजा नहीं दिलाई जा सकती और सजा दिए बगैर मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। सो रास्ता एक ही बचता है, वह जो इंस्पेक्टर ने अपनाया। हाँ, अंजाम मेरा अंत जरूर होगा, मगर वैसे भी मैं जिंदा कहाँ हूँ? जब तक वे हरामजादी जिंदा हैं, तब तक मैं जिंदा रह भी कैसे सकता हूँ? उनके जिंदा रहते तो पल पल मरना होगा मुझे। नहीं कवि, मुझे यह मौत कबूल नहीं। मैं अपनी लाश के होठों पर वही मुस्कान देखनी चाहता हूँ जो कटघरे में खड़े इंस्पेक्टर के होठों पर थी। अपने हाथों से सजा दूंगा मैं उन्हें। सुकून तक पहुंचने का मेरे पास अब बस यही एक रास्ता है, और मेरी पहली शिकार होगी साक्षी श्रीवास्तव, वह जिसने मुझे इस जंजाल में फंसाया। बस इससे आगे एक अक्षर भी नहीं लिखा था, जबकि मेरा दिल चाह रहा था, होना चाहिए था, और भी कुछ होना चाहिए था, बल्कि बहुत कुछ होना चाहिए था। अभी तो इसी सवाल का जवाब नहीं मिला था मुझे कि उन्होंने एसएसपी से क्या कहा था, क्यों एसएसपी से वह चमत्कारिक परिवर्तन आया। इसके अलावा भी ऐसे अनेक सवाल थे जो अब भी मेरे दिमाग में गज बिजाते रह रहे थे। उन सब के जवाब चाहती थी मैं, जबकि कंप्यूटर की खाली स्क्रीन मेरा मुंह चिढ़ा रही थी। मैंने अपने आसपास देखा, दिल और आंखों को संदीप की तलाश की, मगर वे वहां नहीं थे। आसपास ही नहीं, पूरे स्टडी में नहीं थे। दिमाग में सवाल उभरा, कहाँ गए? यहाँ से कब चले गए? मुझे तो आभास तक नहीं हो सका था, होता भी कैसे? पिछले करीब 1 घंटे से तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही गुम थे। होश ही कहाँ था अपने आसपास के माहौल का? कहीं वे मुझे यहाँ बैठाकर सीधे गौतम कटारिया या नितिन शर्मा की तरफ तो नहीं निकल गए हैं? इस विचार ने अचानक मुझे बौखला दिया। एक झटके के साथ कुर्सी से उठी और लगभग भागती हुई स्टडी से बाहर निकली। लॉबी में कदम रखते ही मेरे पैर जाम हो गए। धौंकने की मानंद चल रही सांसों को राहत मिली। वे सामने ही खड़े थे, मगर राहत नाम की चीज तो जैसे नाता ही तोड़ चुकी थी मुझसे। इसका एहसास अगले ही पल हो गया। उनकी मौजूदगी ने जहां मुझे राहत दी थी, वहीं उनके लहजे ने, उनकी हालत ने होश उड़ा दिए। सवाल ही सवाल चकरा उठे जहन में।
बेहद उत्तेजित थे। वे फोन पर बात कर रहे थे। बहुत ही हिंसक स्वर में संदीप ने अभी अभी फोन पर कहा था, अभी बच्चे हो गौतम कटारिया, अक्ल नहीं है तुम्हें, होती तो वह बेवकूफी नहीं करती जो की है। कान खोलकर सुनो, अगर उसका बाल भी बांका किया तो तुम जानते हो कि हम क्या कर सकते हैं। तबाही लाने पर मजबूर मत करो हमें। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया। पूरी बात भी नहीं समझ सकी मैं, लेकिन उनके मुंह से निकला एक नाम ही काफी था, गौतम कटारिया, उनकी हिट लिस्ट का एक नाम। एक बार फिर वे फोन पर गुर्रा रहे थे। फिर तुमने क्यों की यह बेवकूफी? तुम्हें क्या चाहिए? एक बार फिर दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, तुम क्या करोगे उसका? दूसरी तरफ से शायद जवाब दिया गया। उसे बहुत ध्यान से सुना संदीप ने। होठों पर जहरीली मुस्कान उभरी और फिर वे एक एक शब्द को चबाते हुए कहते चले गए, ठीक है कटारिया, हम पहुंच रहे हैं। कहने के तुरंत बाद उन्होंने संबंध विच्छेद कर दिया, मगर तुरंत ही रिसीवर क्रेडल से वापस उठाया, माउथ पीस के अंदर से कोई छोटी सी चीज निकाली और जेब के हवाले कर ली। मैं उस चीज को देख नहीं सकी थी। उस वक्त वे आंधी तूफान की तरह बाहर निकलने के लिए गेट की तरफ लपके थे जब मैंने पीछे से पुकारा, संदीप। ठिठक गए थे, बल्कि अगर यह कहूं कि जाम हो गए तब भी गलत नहीं होगा। शायद अपने पीछे से उन्होंने मेरी आवाज की उम्मीद नहीं की थी। क्षणिक अंतराल के बाद घूमे। संदीप का चेहरा उस वक्त मुझे धधकती ज्वालामुखी जैसा लगा। बहुत देर तक ना तो वे कुछ बोले और ना ही मैं कुछ कह सकी। उनकी सुलगती हुई आंखें मेरे चेहरे का जायजा ले रही थीं। शायद वे जानना चाहते थे कि सब कुछ जानने के बाद मेरा रुख क्या है, और मैं यह जानना चाहती थी कि मेरे सब कुछ जानने के बाद वे मेरे बारे में किस ढंग से सोच रहे हैं। वह मैं ही थी जिसने बोलने की पहल की। आगे बढ़ने के साथ मैंने बहुत ही दृढ़ स्वर में कहा था, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ संदीप। कहाँ? जहाँ गौतम कटारिया ने बुलाया है। हड़बड़ा से गए वे। मुंह से निकला, तो तुम्हें कैसे पता कि इस बारे में क्या जानती हो तुम? केवल इतना कि शायद उसने हमारे किसी चहेते को उठा लिया है, मैंने सपाट लहजे में कहा। मेरे अंदाज पर, मेरी कूलनेस पर संदीप हैरान रह गए। वह हैरानगी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उन्हें पूछना पड़ा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? नहीं। वजह? तुम जो साथ हो। कवि? वे केवल इतना ही कह पाए। मैं उनके नजदीक पहुंच गई। नजदीक पहुंचकर उनके कंधे पर हाथ रखा, उनकी सुलगती हुई आंखों से आंखें मिलाई और कहा, बहुत गलत सोचा तुमने मेरे बारे में। 28 सालों में क्या इतना ही समझ पाए अपनी कवि को? क्या क्या कहना चाहती हो? अब याद आ रही है मुझे वह एक एक रात जो मायके से आने के बाद मैंने अपने बेडरूम में गुजारी है। तुमने एक बार भी मुझे छुआ तक नहीं। मैंने कोशिश की तो करवट बदल कर लेट गए। तुम गिल्टी थे, यह सोचकर गिल्टी थे कि साक्षी के साथ रात गुजारने के बाद अब तुम मेरे लायक नहीं रहे। तुम पागल हो संदीप, निरे पागल। क्या जरूरत थी इतने गिल्टी होने की? संदीप के मुंह से कोई आवाज ना निकल सकी। भावनाओं की ज्यादती के कारण उनके होठ कांप रहे थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि आज अगर मैं किसी के द्वारा रेप की शिकार हो जाऊं तो कल तुम मुझे ठुकरा दोगे? ना, नहीं कवि, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर तुम्ही ने कैसे सोच लिया कि मैं ऐसा करूंगी? रेप ही के शिकार तो हुए हो तुम। रेप ही तो था वह। लड़कियों के रेप करने का तरीका यही होता है। साक्षी ने तुम्हें रेप किया था संदीप, कुछ भी तो नहीं हुआ है। इससे ज्यादा भला रेप का शिकार पति से कोई पत्नी नाराज कैसे हो सकती है? कवि, कवि, और बस, इससे ज्यादा कुछ भी तो नहीं कह पाए संदीप। झपट कर उन्होंने मुझे खींचा और अपनी बाहों में भर लिया। रुलाई फूट पड़ी उनकी। इस कदर कस लिया मुझे कि लगा मेरी सारी हड्डियां चटक जाएंगी। मैंने उन्हें रोने दिया। रोकर ही गुबार निकल सकता था उनका। अभी गुबार पूरी तरह निकल भी नहीं पाया था कि मैंने कहा, संदीप, क्या हमारे पास इन बातों के लिए वक्त है? नहीं, उन्होंने मुझसे अलग होते हुए कहा। मैंने पूछा, किसे उठाया है गौतम कटारिया ने? अंकुर को। अंदर ही अंदर कांप गई थी मैं। रूह फना हो गई थी, मगर घबराहट का
एक भी लक्षण अपने चेहरे पर परिलक्षित नहीं होने दिया। संदीप मुझे कमजोर देखते तो खुद भी कमजोर हो जाते और इस मौके पर मैं किसी भी तरह उन्हें कमजोर होते नहीं देखना चाहती थी। सो बहुत ही सामान्य स्वर में पूछा, कहाँ बुलाया है? अपने घर। वे मेरे हौसले पर हैरान थे। तो चलो, देर क्यों कर रही हो? मैंने कहा, फेस तो करना ही पड़ेगा उसे, जो होगा देखा जाएगा। क्या तुम भी क्या मैं तुम्हें कहीं से कमजोर नजर आ रही हूँ? नहीं। तो एहसास करो, गलती मानो अपनी। अभी तक मुझसे पर्देदारी रखकर तुमने गलती की है, भूल की है, खुद को गूंगा बनाकर। मुझे सब कुछ बता देते तो अब तक हम काफी आगे निकल चुके होते। छोड़ना नहीं है संदीप, एक को भी छोड़ना नहीं। उन कमीनों में से मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मैं हमारे अंकुर को, वह कुछ भी नहीं कर सकेगा संदीप, कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा उसका। यह बात मैंने उनसे हौसला भरने के लिए कही थी। हैरान संदीप ने कहा, किस बेस पर कह रही हो ऐसा? तुम्हारे बेस पर। मेरे बेस पर? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यह खेल खेलने जब तुम निकली पड़े हो, तुम कुछ सोचकर ही निकले होंगे। मुझे समझने में तुमने भले ही भूल की, मगर मैं अपने पति को समझने में भूल नहीं कर सकती। अच्छी तरह जानती हूँ, मेरे पति में भी यह क्वालिटी है। जब वे कोई काम करने की ठान लेते हैं तो एक्शन में आने से पहले उसके हर अच्छे बुरे पहलू पर खूब अच्छी तरह सोच चुके होते हैं। हल भी सोच लिया होता है उसका। तुमने जरूर सोच लिया होगा, जब तुम साक्षी की हत्या करोगे तो दुश्मन की तरफ से कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर होगी, और वह प्रतिक्रिया हमारे किसी प्रिय को किडनैप करना भी हो सकती है। मुझे पूरा विश्वास है तुमने पहले से ही ये सब कुछ सोच लिया होगा, बल्कि यह भी सोच लिया होगा कि अगर दुश्मन ऐसा करता है तो जवाब में तुम्हें क्या करना है। यह सब मैं एक ही सांस में कह गई। वाकई मान गया, तुम अपने पति को खूब समझती हो। कहने के साथ हल्की सी मुस्कान उभरी थी उनके होठों पर, और फिर तेज कदमों के साथ वापस फोन की तरफ बढ़े थे। उस वक्त वे कोई नंबर डायल कर रहे थे। जब मैंने पूछा, किसे फोन कर रही हो? उसके आका को। कौन आका? मगर उनके जवाब देने से पहले ही शायद दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया था। तभी तो संदीप ने फोन पर कहा, हमें मंत्री जी से बात करनी है। आप कौन बोल रहे हैं? एक अक्खर आवाज संदीप के ही नहीं, उनके नजदीक खड़ी होने के कारण मेरे कानों में पहुंची। तुम शायद पहलवान हो, संदीप ने कहा। पहलवान नंबर 2, असली नाम इस्माइल। आप कौन बोल रहे हैं? पूछा गया। संदीप सान्याल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश। होल्ड करो। इन शब्दों के बाद कुछ देर के लिए लाइन पर खामोशी छा गई। करीब आधे मिनट बाद एक रौबदार आवाज उभरी, यस, रमेश शर्मा हियर। हमें तुमसे मिलना है, एकदम सपाट लहजे में कहा संदीप ने। वह अंदाज मंत्री से बिल्कुल बात करने वाला नहीं था। शायद इसलिए दूसरी तरफ से थोड़े चौंके हुए स्वर में पूछा गया, कौन बोल रहे हैं? बताया ना, पहलवान नंबर 2 ने। बताया तो है, मगर खैर किस लिए मिलना चाहते हैं? है कोई पर्सनल काम? फिर संदीप का शुष्क स्वर। आज तो मुलाकात नहीं हो सकती, हम दिल्ली जाने के। संदीप ने एक एक लफ्ज चबाया। मुलाकात आज ही होगी मिस्टर रमेश शर्मा, बल्कि अभी और इसी वक्त मिलना पड़ेगा तुम्हें हमसे। हमारे हाथ में केवल जगह का चुनाव करना है। अरे, पूरी तरह चौंका हुआ लहजा। संदीप सान्याली बोल रहे हैं ना आप? जिला एवं सत्र न्यायाधीश। पहली ही बात ध्यान से नहीं सुन लिया था क्या? मगर आप बात किस अंदाज में कर रहे हैं? उसी अंदाज में जिसमें तुमसे की जानी चाहिए। एक बार दूसरी तरफ से ही गुर्राकर कहा गया, आपको यह बात ठीक से याद है ना सान्याल साहब, कि आपने फोन किसे मिलाया है और किससे बात कर रहे हैं आप? बहुत ही सर्द लहजे में कहा संदीप ने। तुम्हारी आवाज में गुर्राहट केवल इसलिए पैदा हो सकी है मिस्टर रमेश शर्मा, क्योंकि अभी तक हमने तुम्हें अपना मुकम्मल परिचय नहीं दिया है। मुकम्मल परिचय? साक्षी श्रीवास्तव के हत्यारे हैं हम। कर्कश स्वर में कहने के बाद संदीप ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या अब भी तुम हमसे मिलने से इनकार कर सकते हो? आश्चर्यजनक रूप से सन्नाटा छा गया दूसरी तरफ। जल्दी बोलो रमेश शर्मा, हमारे पास टाइम कम है। पस्त स्वर, कब और कहाँ मिलना चाहते हो?
जहां तुम चाहो, मगर अभी इसी वक्त। ओके, कहा गया। हमारे फार्म हाउस पर आ जाओ। संदीप ने बगैर कुछ कहे संबंध विच्छेद कर दिया। हैरत में डूबी मैं अभी यह पूछने ही वाली थी कि यह क्या चमत्कार है। वह सुनते ही रमेश शर्मा की सारी अकड़ एक ही झटके में ढीली कैसे पड़ गई कि तुम साक्षी के हत्यारे हो कि आओ मेरे साथ, कहते हुए संदीप ने मेरी कलाई पकड़ी और मुख्य द्वार की तरफ दौड़ते चले गए। संदीप ने गाड़ी जिस फार्म हाउस के गेट पर रुकी, उसके मस्तक पर ब्रास के अक्षरों में लिखा था रमेश शर्मा। केवल एक बार हॉर्न बजाने की जरूरत पड़ी। गेट इस तरह खुला जैसे हमारा ही इंतजार किया जा रहा हो। कमांडोज जैसे काले कपड़े पहने 4 हट्टे कट्टे नौजवान नजर आए। उन सभी की बेल्ट्स के साथ लटक रहे होल्स्टर्स में रिवॉल्वर नजर आ रहे थे। एक 5वां शख्स भी था वहां। उसने ब्राउन कलर की पठानी सूट पहन रखा था। उन सबसे अलग पर्सनैलिटी थी उसकी। 6 फुट से भी ज्यादा लंबा वह शख्स बेहद गोरा चट्टा था। सिर पर छोटे छोटे बाल और चेहरे पर घनी काली मूछ दाढ़ी थी। उसके हाथ में वॉकी टॉकी था जिस पर वह किसी से कुछ बातें कर रहा था। शायद संदीप भी समझ गए और मैं भी समझ गई कि वह रमेश शर्मा का हमारे आगमन की सूचना दे रहा है। अपना वह काम निपटा कर वह दौड़ता हुआ हमारी गाड़ी के नजदीक आया। बोला, मैं यहाँ आपकी सेवा में आपको मंत्री जी के पास पहुंचाने के लिए तैनात हूँ। संदीप ने एक पल भी सोचने में नहीं गमाया और मुझसे कहा, कवि पिछला गेट खोल दो। मैंने उनके आदेश का पालन किया। उसने पिछली सीट पर बैठने के बाद दरवाजा बंद करते हुए कहा, सीधे चलिए, जब तक मैं ना कहूँ मुड़ना नहीं है। शायद तुम ही वह हो, संदीप ने कहा। कौन? उसने पूछा। जिसने हमसे फोन पर बात की थी, पहलवान नंबर 2। हाँ, उसने संक्षिप्त सा जवाब दिया। पहलवान नंबर 1 तुम्हारा भाई कैसे मारा गया वह? जाने क्यों संदीप के सवाल पर उसके चेहरे से एक जलजला सा गुजरा। दांत भींच कर गुर्राया वह। मैं ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करता। आपको जो भी बात करनी है मंत्री जी से करें। उस वक्त संदीप के होठों पर बड़ी ही कुटिल मुस्कान उभरी थी। मैं जानती थी कि यह शख्स यानी पहलवान नंबर 2 भी संदीप की हिट लिस्ट में है। शायद मन ही मन वे ये कह रहे थे कि बहुत जल्द तू मेरी धार पर रखा जाएगा। और मेरी समझ में जल्दी ही यह बात भी आ गई कि उसे हमारी गाड़ी में क्यों बैठाया गया था। फार्म हाउस इतना बड़ा था कि जिस सड़क पर हमारी गाड़ी उस वक्त दौड़ रही थी, उसमें आगे जाकर अनेक मोड़ आए। अगर हम अकेले होते तो यकीनन चकरा जाते कि रमेश शर्मा के पास पहुंचने के लिए किस मोड़ पर मुड़ना है। पहलवान हमें रास्ता बताता रहा। करीब आधा किलोमीटर का फासला तय करने के बाद हरे भरे और ऊंचे दरख्तों के बीच घिरी हमें जो इमारत नजर आई, उसे देखते ही किसी ने भी मुंह से बाहर निकल सकती थी। इमारत क्या थी? ऐसा लगता था जैसे पेड़ों के बीच जमीन पर संगमरमर का बना बहुत बड़ा शंख खड़ा हो। उससे थोड़ा ही हटकर एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। मुझे याद आया, मैंने अखबारों में पढ़ा था कि यह हेलीकॉप्टर रमेश शर्मा का अपना नहीं था। अपने चुनाव प्रचार के दरमियान किसी से किराए पर लिया था, मगर फिर लौटाया नहीं। कह दिया था हेलीकॉप्टर हमें पसंद आ गया है। हेलीकॉप्टर के मालिक ने काफी हायतोबा मचाई थी। काफी दिनों तक यह प्रकरण अखबारों की सुर्खियों में भी रहा था, मगर फिर ठंडा पड़ गया। आम पब्लिक को पता नहीं लग सका था कि हेलीकॉप्टर का क्या हुआ। उसकी यहाँ मौजूदगी बता रही थी कि क्या हुआ होगा। गाड़ी शंख के गेट के ठीक सामने रुकी। शंख के अंदर का यानी इमारत के अंदर का विस्तार से वर्णन करने बैठ गई तो कई पेज भर जाएंगे, और मैं जानती हूँ कि इस वक्त आपके दिलो दिमाग में हमारी और रमेश शर्मा की बातों और उसका परिणाम जानने की जिज्ञासा है। इसलिए केवल इतना ही लिखने के बाद वहां पहुंच जाती हूँ जहां रमेश शर्मा हमें मिला है, कि वहां की हर वस्तु किसी ऐसे विलासी राजा महाराजा की याद दिलाती थी जिसके लिए धन कभी कोई समस्या नहीं रहा। बहुत ही लंबा चौड़ा हॉल था वह, जहां रमेश शर्मा हमसे मिला। अखबारों में पढ़ा मैंने भले ही उसके बारे में अनेक बार था, मगर रूबरू पहली बार ही हुई थी।
अखबार उसे अक्सर बाहुबली, माफिया और ऐसा विधायक लिखते थे जिस पर हत्या, डकैती और किडनैपिंग आदि के दर्जनों मुकदमे चल रहे थे। उन सबको पढ़कर मेरे दिमाग में उसकी ऐसी छवि बनी थी कि वह देखने मात्र से ही खूंखार, डरावना और क्रूर नजर आता होगा, मगर उन सब के विपरीत वे बेहद हैंडसम, बलिष्ठ और गोरे ही नहीं बल्कि सेब जैसे रंग का शख्स था। उम्र करीब 48 साल, परंतु 40 से ऊपर का नहीं लगता था। शरीर साफ बता रहा था। उसका खान पीन नियमित है, योगा और वैसी ही कोई एक्सरसाइज करता है। उस वक्त वह सफेद रंग का शानदार सफारी पहने हुए था। हॉल की दीवारों के सहारे कमांडो जैसी काली वर्दी पहने अनेक नौजवान ऐसी मुद्रा में खड़े थे जैसे हाड़ मांस के नहीं बल्कि पत्थर के बुत हों। पलकें तक झपकती महसूस नहीं हो रही थी उनकी। हॉल में कदम रखते ही उसने हमारा स्वागत बेहद गर्मजोशी के साथ किया। संदीप से हाथ मिलाने के साथ उसने कहा, आइए आइए जज साहब। कम से कम उस वक्त वह ऐसे किसी दबाव में नजर नहीं आ रहा था जैसे मैंने उसे फोन वार्ता के अंत में महसूस किया था। बड़े ही मस्त आलम में उसने अपनी नीली आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, अरे आप तो भाभी जी को भी साथ ले आए। बात कुछ समझ में नहीं आई, ऐसी डील के मौके पर लेडीज। मिस्टर रमेश, उसकी बात काटकर, ये जो लफ्ज संदीप ने अपने मुंह से निकाले थे इतने कर्कश थे कि मेरी रीढ़ की हड्डी में मौत की सिरन दौड़ती चली गई। विश्वास ही नहीं हुआ कि आवाज उनकी है। कदाचित इसलिए मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा था। पाया वे ही बोल रहे थे। रमेश शर्मा की आंखों से आंखें मिलाए कह रहे थे, बर्बाद करने के वक्त तुम्हारे पास हो सकता है, हमारे पास नहीं। ओह हो, काफी गुस्से में मालूम पड़ते हैं आप तो। उसने ऐसी एक्टिंग की जैसे संदीप से डर गया हो। गुस्सा अभी तुमने हमारा देखा ही कहाँ है। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि संदीप उससे इतने बेधड़क अंदाज में बातें किस बेस पर कर रहे थे। उनसे उस अंदाज की कल्पना मैं स्वप्न तक में नहीं कर सकती थी। वादा रहा, अगर तुमने वह नहीं किया जिसके लिए हम यहाँ आए हैं तो एक दिन हमारा गुस्सा भी देखने को मिलेगा तुम्हें, और वह दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उसके बाद और कुछ नहीं देख सकोगे। जज साहब, इस बार रमेश शर्मा के हलक से गुर्राहट निकली। आपको याद है ना, आपका पोता। ओ, इसका मतलब गौतम कटारिया ने बता दिया तुम्हें, या फिर हो सकता है उसने यह बेवकूफी तुम्हारे ही इशारे पर की हो। मगर नहीं, ऐसा होता तो तुम्हें पहले से पता होता कि साक्षी के हत्यारे हम हैं। फोन पर बताने की जरूरत नहीं पड़ी थी तुम्हें। फोन पर बातें आपने कुछ ऐसे अंदाज में की थी कि मुझे उस अंदाज की तह में जाना पड़ा, और जब तह में पहुंचा तो पता लगा आप किस कदर भिन्नाए हुए क्यों हैं। और इसलिए शायद तुमने कल्पना कर रहे हो कि संदीप सान्याल नाम का मजिस्ट्रेट यहाँ तुम्हारे दरबार में घुटनों के बल चलता हुआ आएगा। एक बार फिर संदीप ने पानी को जमा देने वाले लहजे में कहा था। निस्संदेह निस्संदेह, यही कल्पना की थी मैंने, रमेश शर्मा कहता चला गया। आज से पहले इस दरबार में उस तरह चलता हुआ कोई आया भी नहीं है जिस तरह आप आए हैं। यहाँ लोग अपनी मर्जी से नहीं आया करते, बुलाए जाते हैं। अगर संदीप सान्याल की गिनती तुमने अपनी जिंदगी में आए अब तक के लोगों में की तो गलती करोगे मिस्टर शर्मा। मुझे एक कहावत याद आ रही है जज साहब, वह मजा लेने अंदाज में बोला। काफी पुरानी कहावत है। पेट में ऐंठन है तो बता दो। कहीं से कपड़े की एक कत्तर मिल गई चूहे को, और चूहा समझने लगा कि मैं बजाज बन गया हूँ। बात समझ में नहीं आई मिस्टर शर्मा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ वे कहावत किस संदर्भ में इस्तेमाल कर बैठे तुम। आप इसलिए कूद रहे हैं ना कि आपके हाथ वह लग गया है, वह जिसके बूते पर एसएसपी को नचा डाला। संदीप मुस्कुराए। उस वक्त उनकी उस मुस्कान का कारण तो नहीं समझ सकी थी मैं, मगर मुस्कान ऐसी थी जैसे रमेश शर्मा को 5 साल का बच्चा समझ रहे हो। बड़े इत्मीनान के साथ अपनी जेब में हाथ डाला उन्होंने। जब वापस आया तो उसमें सिगार की डिब्बी थी।
उसमें से एक सिगार निकाला, डिब्बी वापस जेब में रखी और सिगार को होठों के बीच फंसाकर लाइटर से सुलगाने के बाद इस तरह चहलकदमी शुरू कर दी जैसे वे रमेश शर्मा के फार्म हाउस में नहीं बल्कि अपने बंगले के लॉन में टहल रहे हों। उनके इस अंदाज ने मुझे भी हैरत में डाल दिया। जब काफी देर हो गई तो बेचैन होकर रमेश शर्मा को पूछना पड़ा, क्या सोचने लगी जज साहब? ठीक कहा तुमने। उसकी तरफ देखने के साथ वे अपने दोनों नथनों से धुआं निकालते हुए बोले, कुछ सोच ही रहे हैं हम। क्या? यह है कि तुम जैसे गधे को अपनी बात समझाने के लिए कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाएं। मिस्टर सान्याल, दांत भींचकर गुर्राने के साथ रमेश शर्मा जो उन पर झपटा तो मेरी रूह फना हो गई। झपटने के बीच ही वे अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल चुका था। न केवल निकाल चुका था बल्कि उनके बेहद नजदीक पहुंचकर उसकी नाल उनकी कनपटे पर रखकर गरजा था। गधा किसे कहा तुमने? उसे, संदीप बेखौफ बोले, जिसने हमें चूहा कहा था। हरामजादे, आप ही से बाहर हो गया रमेश शर्मा। क्या तुम्हें यह इल्म नहीं कि एक ही गोली में तुम्हारा भेजा मेरे फार्म हाउस की जमीन पर पड़ा नजर आएगा? अब जाकर मुझे लगा कि अखबार इस शख्स के बारे में ठीक ही लिखते हैं। गुस्से की जाति के उन क्षणों में रमेश शर्मा ठीक किसी हिंसक जानवर जैसा लगा था। मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे। इस खौफ ने थर्रा कर रख दिया था मुझे कि इस क्षण अगर वह सचमुच गोली चला दे तो क्या हो। मगर हैरत की बात थी। हैरत की तो बात थी कि संदीप के चेहरे पर शिकन तक नहीं उभरी। उतने ही इत्मीनान के साथ सिगार में एक और कश लगाया उन्होंने और इस बार धुआं मुंह से उगलते हुए बोले, गलत आदमी को धमका रहे हो मिस्टर शर्मा, और अगर हम गलत कह रहे हो तो दबाओ ट्रिगर, बिखेर कर दिखाओ अपने फार्म हाउस की जमीन पर हमारा भेजा। और मैंने देखा कसमसा कर रह गया था रमेश शर्मा। वैसी ही कसमसाहट थी वह जैसी आदमी पर उस वक्त सवार होती है जब वह चाहकर भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। यही ठीक यही समझाना चाहते थे हम तुम्हें। उस पर हावी होते संदीप कहते चले गए, कहावत का इस्तेमाल। तुम गलत जगह कर बैठे। ना हम चूहे हैं और ना ही वह कपड़े की कतर है जो हमारे पास है। ठुमके तुम्हें भी एसएसपी की तरह ही लगाने पड़ेंगे। नहीं लगाओगे तो अगर मैं तुम्हें अभी यहीं ढेर कर दूं तो तुम्हारे किस काम आएगा वह सामान? एक बार फिर दांत भींच कर कहा, हमारी किसी काम आए या ना आए, मगर तुम्हारे इतना काम जरूर आ जाएगा कि तुम्हारा सारा आभा मंडल पलक झपकते ही अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा। ऐसा इंतजाम हमने कर दिया है। उस अवस्था में तुम अपने पोते को खो बैठोगे। सोच कर देख लो, सौदा तब भी तुम्हें ही महंगा पड़ेगा। बड़ी अजीब बात कही संदीप ने। हमारे बेटे और बहू की अभी उम्र ही क्या है। हमें दूसरा पुत्र दे देंगे। वे अगर जो कुछ तुम्हारा लुटेगा वह किसी हालत में वापस नहीं आ सकता। हरामजादे, अकेले अंकुर को ही खत्म नहीं करूंगा मैं। तुम दोनों सहित लंदन में तुम्हारे बहू बेटे को भी मौत के घाट उतार दूंगा। और यह काम उतनी आसानी से नहीं होगा जितनी आसानी से मैंने कह दिया है। उससे पहले तुम्हारी बीवी के साथ चारों तरफ खड़े मेरे ये मुस्टंडे। कहो मत रमेश शर्मा, संदीप उसकी बात काट कर कह उठे, करके दिखाओ जो कर सकते हो। कहने से तो ऐसा लग रहा है जैसे करना तुम्हारे कुछ भी बस का नहीं है। केवल शेख चिल्ली वाली धमकियां दे रहे हो, हमें डराना चाहते हो। और अगर अब तक तुम यह भी नहीं समझ सके कि हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम यही कहेंगे, दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो तुम। रमेश शर्मा की कसमसाहट को मैंने पराकाष्ठा पर पहुंचते देखा। गुस्से से जाति के कारण उसका सारा जिस्म कांप रहा था। बावजूद इसके दांत भींचकर मैंने उसे एक मजबूर आदमी की तरह केवल इतना कहते सुना, क्या चाहते हैं आप? सबसे पहले अपना ये तमंचा जेब में रखो। सिगार में कश लगाने के बाद संदीप ने हुक्म सा दिया था। और उस वक्त मुझे यकीन हो गया कि संदीप के पास कोई ऐसी गोट है जिसकी रमेश शर्मा के पास कोई काट नहीं है। जिस वक्त मैंने रमेश को रिवॉल्वर वापस जेब में रखते देखा, गर्व से लवरेज हो उठी मैं। मेरा यह विश्वास
खरा उतरा था कि संदीप किसी भी मैदान में हमेशा पूरी तैयारी के साथ उतरते हैं। उनके पास रोमित शर्मा की हर अटैक का जवाब था। ना होता तो इस वक्त उसके सामने ठहर नहीं सकते थे वे। रोमित शर्मा उस जानवर का नाम था जो कह रहा था सचमुच उसे करके दिखा देता। मगर इस वक्त स्थिति बिल्कुल उल्टी थी। संदीप के सामने एक नहीं चल रही थी उसकी। बावजूद इसके नहीं चल रही थी कि अंकुर उनके कब्जे में था। तब जबकि रोमित शर्मा रिवॉल्वर जेब में रख चुका। संदीप ने कहा, अब हम यह जानना चाहते हैं कि अंकुर कहाँ है। कहाँ है गौतम कटारिया नाम का वह शख्स जिसने संदीप सान्याल के पोते को किडनैप करने की जुर्रत की है। वह यहाँ नहीं है। हमने यह नहीं पूछा है कि वह कहाँ नहीं है। संदीप ने एक एक शब्द चबाया। हमने पूछा है कहाँ है। घर था अपने, आता होगा। यानी तुमने बुलाया है? हाँ। अकेला या अंकुर के साथ? अंकुर के साथ। गुड। संदीप कहते चले गए। अब यह सोचो, गौतम कटारिया ने हमें अपने घर बुलाया था मगर आए हम यहाँ हैं। ऐसा क्यों किया हमने? सीधी सी बात है, आपको लगा होगा गौतम की नस वहम की शिकार हो मिस्टर शर्मा। उसकी बात काटकर संदीप कहते चले गए, बहुत बड़े वहम के शिकार हो तुम। मतलब? तुम शायद यह सोच रहे हो कि गौतम ने फोन किया और हम उससे डरकर तुम्हारे पास गिड़गिड़ाने चले आए, यह दरखास्त लेकर कि उससे हमें तुम ही बचा सकते हो। और क्या वजह हो सकती है तुम्हारे यहाँ आने की? बात बिल्कुल उल्टी है मिस्टर शर्मा। गौतम कटारिया से तुम हमें नहीं बल्कि हम तुम्हें बचा सकते हैं। रोमित शर्मा इस तरह हंसा जैसे संदीप ने कोई बचकानी बात कह दी हो। बोला, गौतम से भले हमें क्या खतरा हो सकता है? जानना चाहते हो? क्या ऐसा भी कुछ जनवा सकते हो तुम हमें? सुनो। कहने के साथ संदीप ने अपनी जेब से छोटा सा टेप रिकॉर्डर निकाला और उसे ऑन कर दिया। यस, टेप से निकलने वाली यह आवाज संदीप की थी। गौतम कटारिया बोल रहा हूँ जज साहब। साफ पता लग रहा था कि यह आवाज लाइन पर दूसरी तरफ से उभरी है। एक मिनट। संदीप की आवाज के बाद हल्का सा यांत्रिक खड़खड़ाहट उभरी और उसके बाद पुनः उन्हीं की आवाज। हाँ, अब कहिए कौन बोल रहे हैं? आवाज साफ नहीं आ रही थी। गौतम कटारिया कहते हैं मुझे, बेहद गुरूर के साथ कहा गया। एक बार आपकी अदालत में भी पेश हो चुका हूँ। ओह, तुम? कहो, किस लिए फोन किया? अब आपको मेरी अदालत में पेश होना है। मतलब? मैं जान चुका हूँ जज साहब कि साक्षी की हत्या आपने की है। क्या बक रहे हो? संदीप का हड़बड़ाया हुआ स्वर। कौन कौन साक्षी श्रीवास्तव? दूसरी तरफ वाला खिल्ली उड़ाने वाला अंदाज में हंसा। बोला, इसे कहते हैं बौखलाहट। मैंने केवल साक्षी कहा और आपने उसका सरनेम भी जोड़ दिया। यही कहने के साथ ही आप उसे नहीं जानते, है ना कमाल की बात? क्या कहना चाहते हो? स्पष्ट स्वर। केवल इतना जज साहब कि जिस रहस्य को अभी तक इंस्पेक्टर करंटवाला और एसएसपी के अलावा शहर में और कोई नहीं जानता, उसे मैं जान गया हूँ। कैसे? ज्यादा हैरान नहीं करूंगा आपको। बड़े ही लच्छेदार अंदाज में कहा जा रहा था, करंट वाला दोस्त है अपना। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया संदीप की तरफ। फिर उनकी आवाज उभरी, तो उसने तुम्हें? इम्पोर्टेंट बात यह नहीं है जज साहब, बल्कि वह है जो मैं अब कहने वाला हूँ। उनकी बात काटकर थोड़ी गैप के बाद कहा गया, आपका पोता जिसका नाम अंकुर है इस वक्त मेरे कब्जे में है। बड़ा प्यारा बच्चा है, बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा। क्या बक रहे हो तुम? समझता हूँ जज साहब, अच्छी तरह समझता हूँ। मेरी अवस्था में जब कोई बोलता है तो सामने वाले को वह बकता ही लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरे जैसे शख्स की बात सुनते ही सामने वाला अपना औसान खो बैठता है। वैसा ही आपके साथ भी हो रहा है, मगर आप एक समझदार आदमी हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही अपने औसान ठिकाने पर ले आएंगे और मुझसे पूछेंगे कि मैंने ऐसा किया क्यों। अभी बच्चे हो गौतम कटारिया, अक्ल नहीं है तुम्हें। होती तो यह बेवकूफी नहीं करती जो की है। कान खुलकर सुनो, अगर उसका बाल भी बांका किया तो तुम जानते हो कि हम क्या कर सकते हैं। तबाही लाने पर
मजबूर मत करो हमें। तबाही जिनके लिए आई ये आएगी। आप जानते हैं जज साहब, जो सामान आपके पास है उससे एसएसपी या रोमेश शर्मा जैसे बड़े लोग तबाह हो सकते हैं। कम से कम मेरा उससे कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। उतना बड़ा आदमी हूं ही नहीं मैं। फिर तुमने क्यों की यह बेवकूफी? तुम्हें क्या चाहिए? वही, वह सारा सामान जो साक्षी श्रीवास्तव के घर से आपको हाथ लगा, जिसके बूते पर आपने एसएसपी को अपनी उंगलियों पर तेनी का नाच नचा डाला। तुम क्या करोगे उसका? आपने तो अजीब बेवकूफाना सवाल पूछ डाला राजद साहब। करूंगा क्या? हुकूमत करूंगा इस शहर पर, इस शहर के एसएसपी और रमेश शर्मा जैसे लोगों पर, बल्कि पूरे प्रदेश पर। साक्षी श्रीवास्तव अक्सर कहा करती थी, उसके पास इतना मसाला है कि वह जिस क्षण चाहे प्रदेश की सरकार को गिरा सकती है। भला कौन नहीं चाहेगा कि वह ताकत उसके पास हो। उसका एक नमूना करंट वाला अपने थाने में देख चुका है। अब मैं नचाऊंगा सबको अपनी उंगलियों पर, उन्हें जो आज तक मुझे नचाते रहे हैं। और अब आपसे भी ज्यादा बातें करने के मूड में नहीं हूं मैं। अगर अपने प्यारे प्यारे पोते की सलामती चाहते हैं तो सारे सामान के साथ इसी वक्त मेरे घर पहुंच जाएं। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो यकीनन इस मासूम बच्चे के साथ वह हो जाएगा जो भगवान न करे इस उम्र में किसी के साथ हो। ठीक है कटारिया, हम पहुंच रहे हैं। संबंध विच्छेद होने की आवाज। संदीप ने छोटा सा टेप ऑफ किया और वापस जेब के हवाले कर लिया। शायद लिखने की जरूरत नहीं रह गई कि यही वह चीज थी जो उन्होंने माउथपीस के अंदर से निकालकर जेब में डाली थी, जिसे उस वक्त मैं ठीक से नहीं देख पाई थी। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा उस लंबे चौड़े हॉल में। रमेश शर्मा के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वह किसी जलजले से गुजर रहा हो। उन भावों को रीड करते हुए संदीप ने कहना शुरू किया, मिस्टर शर्मा, हम समझ सकते हैं। तुम समझ गए होंगे कि गौतम कटारिया कितनी ऊंची उड़ान भरने की कोशिश कर रहा है। इस सारे मामले को वह तुम्हारी नॉलेज में मजबूर होकर लाया। शायद तब जब तुम्ही ने उससे कहा होगा कि हम तुमसे मिलने तुम्हारे फार्म हाउस पर आ रहे हैं, वरना उससे पहले उसके बुलंद इरादों की गवाह खुद उसकी आवाज है। रमेश शर्मा का चेहरा तमतमा रहा था। वैसे अगर देखा जाए तो कोई गलत भी तो नहीं कर रहा गौतम कटारिया। संदीप बड़ी सफाई से आग में घी डाल रहे थे। हर आदमी महत्वाकांक्षी होता है, आगे बढ़ना चाहता है, और पॉलिटिक्स का तो नियम ही है, हर शख्स उसी को रौंद कर आगे बढ़ता है जिसके कंधों पर खड़ा होता है। खुद तुमने भी तो यही किया होगा। जो ऐसा नहीं कर सकता वह आगे नहीं बढ़ सकता। आप क्या चाहते हैं? उसने सीधा सवाल किया। अपने पोते से ज्यादा क्या चाह सकते हैं? संदीप ने कहा, हमें अंकुर चाहिए, सही सलामत। अगर उसे जरा भी नुकसान पहुंचाया होगा तो। उन्होंने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तो रोमी शर्मा को पूछना पड़ा, तो ठीक ही कहा था गौतम कटारिया ने। उस जैसे टुच्चे का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर तुम जानते हो तुम्हारी गिनती उनमें हुआ करेगी जिन्हें जीते जी मर गया मान लिया जाता है। रमेश शर्मा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि हॉल में एक आवाज गूंजी, वे पहुंच गए हैं सर। मेरा ध्यान हॉल की दीवारों में लगे स्पीकर्स पर गया। और यहीं पर ही आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आगे की कहानी के साथ शीघ्र उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।